अध्यक्ष मंडली की ओर से आग्रह करता हूं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कामरेड अवधेश कुमार से वो आए और आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि में हमारे यहाँ के मजदूरों किसानों को इस चुनाव के संदर्भ में बताएं। कामरेड अवधेश कुमार को लाल सलाम, कामरेड अवधेश कुमार को लाल सलाम। महागठबंधन एकता जिंदाबाद, महागठबंधन एकता जिंदाबाद। और बेगूसराय की जनता ने ललकारा है, बेगूसराय की जनता ने ललकारा है। यादव के जिला अध्यक्ष श्री मोहित यादव जी, कांग्रेस नेता सालसन अभय कुमार सालसन जी, पीटीआई के अमित अग्रवाल जी, आनंद सिंह जी, सीपीएम के नेतागण और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, चर्चित नेता, पोलिट ब्यूरो के सदस्य कामरेड मिलिंदा करात जी, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय नेता संयुक्त सचिव कॉमरेड शुक्ला जी, सीपीआई के राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड ललन जी, मंच पर बैठे हुए महागठबंधन के नेतागण, भाई और बहनों, आज इस चुनाव का पहला चरण आज पूरा होने पर और 2 चरण का चुनाव और भी बाकी है। बिहार में कई जिलों में जाने का मौका मिला। इस बार का चुनाव और पिछले तमाम चुनावों में भारी अंतर। देश के विभिन्न राज्यों से हमारे साथी और दूसरे साथी लोग भी हम लोगों से फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि बिहार में कैसा चल रहा है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। क्योंकि स्वाभाविक है ये जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड रहा, खास तौर से उसमें पूरे देश भर के लोगों ने देखा, टीवी चैनलों पर देखा, अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया में देखा कि बिहार के और भी दूसरे राज्यों में भी सर्वे हुए, लेकिन बिहार के लाखों लोग जिन्हें बिहार में काम नहीं मिलता है, चाहे वो गांव के हो कि शहर के हो, पढ़े लिखे, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी भारी संख्या में बेरोजगारी के चलते अप्लाई करते हैं। और इस देश के किसी राज्य में आप चले जाइए, सभी राज्यों में बिहार के श्रमिक, कोई रिक्शा चलाते हुए, कोई निर्माण मजदूर के रूप में, कोई दूसरे विभिन्न तरह के कामों में संलग्न वो दिखाई पड़ते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब अचानक बिना कोई तैयारी का, बिना लोगों को मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे तैयार किए, अचानक जब कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी, लॉकडाउन की घोषणा कर दी, तो हमारे जो बिहार के लोग जो बाहर गए थे उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया आप चिंता मत करो, सब इंतजाम सरकार की तरफ से होगी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ और उनका घर जब जो भी पैसा कौड़ी था खत्म होने लगा। जहां किराए पे रहते थे उन्होंने कहा आप खाली करो, आप जाओ यहाँ से। लेकिन बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री ये ऐलान करते रहे कोई भी लोग बाहर के बिहार नहीं आएंगे, बिहार में हम घुसने नहीं देंगे। लेकिन बिहार के लोग तो बहुत ही कर्मठ होते हैं, बहुत ही जुझारू होते हैं। रेल के छतों पे चढ़ करके वो जाते हैं दिल्ली, पंजाब अपनी रोटी कमाने के लिए। रोटी कमाएंगे तब तो उनका परिवार का चूल्हा चौका जलेगा। लोगों ने तय कर लिया जब यहाँ रहेंगे तब भी मरेंगे, इसलिए चलो बिहार की मिट्टी जहां हमने जन्म लिया है,
जहाँ हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, वहीं पर चलेंगे, वहीं मिट्टी में रहेंगे, वहीं पे अगर मरना भी होगा अपनी मिट्टी में हम मरेंगे। और जब लाखों लोग बिहार के बाहर में रहने वाले लोग जब पैदल चल दिए हजार हजार किलोमीटर, 1500, 2000 दिल्ली से, मुंबई से, बंगलौर से, हर जगह से जब वो चल दिए तो रास्ते में आपने देखा पानी के बगैर, भोजन के बगैर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई। ट्रेनों से कट के मौत हुई, ट्रक से चिपा के मौत हुई और बड़ी संख्या में पूरे देश के मजदूर और खासतौर से बिहार के मजदूरों की मौत हुई। लेकिन लोग माने नहीं और जब लोग आ गए तब नीतीश जी ने कहा जो आ गए हो फिर लौटना नहीं, बिहार में भी रहना है, बिहार में ही तुम्हें काम मिलेगा, बिहार में भी आर्थिक तौर से तुम्हें मजबूत करेंगे, अब फिर से मत जाना। लेकिन क्या हुआ, बिहार के मजदूरों ने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया। मनरेगा का शगुफा दिखाया गया लेकिन मनरेगा में भी कोई काम नहीं, कोई धंधा में कोई रोजगार नहीं। और हमारी पार्टी ने और पूरे विपक्ष की पार्टियों ने कहा लोगों को जिंदा रहने के लिए तुम हर व्यक्ति के आधार पे अनाज को मुफ्त में और 7,500 रुपया जब तक कोरोना 40 साल रहता है उन्हें आर्थिक मदद करो तभी उनका चूल्हा चौकी जलेगा। लेकिन नीतीश जी, सुशील मोदी, भारत की सरकार, बिहार की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। और आखिर में बहुत ही दुख के साथ हमारे बिहार के फिर से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार है भारत की सरकार, बिहार की सरकार। इसलिए बिहार के मजदूरों ने, किसानों ने, मेहनतकशों ने तय कर लिया है कि हम मजदूर मरेंगे लेकिन नीतीश कुमार को फिर से बिहार की गद्दी पर नहीं आने देंगे, ये तय कर लिया। और एक तरफ आज प्रधानमंत्री पटना में उनका भाषण और दूसरे जगहों पे हम लोगों ने सुना क्या हालत है। मुंगेर में विसर्जन, मूर्ति का विसर्जन, दुर्गा माता जी के मूर्ति का विसर्जन करने के लिए भक्त लोग शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ में गृह विभाग था, लेकिन पुलिस ने किस तरह से ज्यादती की, इतना बड़ा बराबर लाठियां चलाई गई। लोगों ने कहा हम शांतिपूर्वक चाहते हैं मूर्ति का विसर्जन, आप क्यों लाठी चलाते हो? लेकिन इससे भी उनमें संतोष नहीं हुआ, गोलियां चलाई गई। 8 लोग, पुलिस का कहना 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए और एक नौजवान के सर में सटा करके गोली मार दी गई। मैं सबसे पहले जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इतना बड़ा जुल्म ढाए गए और प्रधानमंत्री आज आए और एक शब्द नहीं बोला, कोई संवेदना भी व्यक्त की गई। और इसलिए आज मैं पटना से चला तो 8:30 बजे सुबह महागठबंधन के सारे नेता हम लोग जुटे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मुंगेर की घटना का जो बर्बर पुलिस अत्याचार हुए हैं, गोलियां चलाई गई है, नौजवान की हत्या की गई, इसकी हम लोगों ने निंदा की और कहा हाई कोर्ट के कोई वरिष्ठ जज के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो इसके जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार चुनाव के इस वक्त में क्या कहा नीतीश जी ने, हम क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन 15 साल का क्या अनुभव बताता, क्राइम बढ़ गया, क्राइम का ग्राफ बढ़ गया और बिहार के अंदर अपराधियों का राज चल रहा है, बाहुबलियों का राज चल रहा है। वामपंथी दल और महागठबंधन ने तय किया है जहां भी बाहुबली है, शासक पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, बाहुबलियों को हराना, अपराध को हराना हमारा आज पहला है। अपराध के सामने नीतीश जी ने घुटना टेक दिया, सामंतियों का मनोबल बढ़ा और गरीबों की झोपड़ियां उजाड़े डाले।
गरीबों पे हमले बढ़ गए, रोज हत्या, बलात्कार की घटना, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मां बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटना घटी। कितनी शर्मनाक घटना घटी है। अभी अयोध्या में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटी, उसे न्याय नहीं मिला, बल्कि उल्टे उसे ही जेल के अंदर बंद कर दिया गया। यही है नीतीश जी का, यही है नीतीश जी का कानून अपना राज करेगा। बलात्कारी घूम रहा है और जिसके साथ बलात्कार की घटना घटी उस पीड़ित लड़की को जेल में डाल दिया गया और उसके मदद में जो खड़े थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। कहाँ है कानून का राज? मैं पूछना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ गई, अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया। आज अपराधी लोग इस बिहार को चला रहे हैं। जो इन्होंने कहा करप्शन से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो हम पूछना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र हमें हर जाए छे गाँव में गरीब लोग बनवे खातिर बोलो तो बिना पैसा लेने ककरो जाति प्रमाण पत्र बने छे, ककरो नहीं बने छे। जाति प्रमाण पत्र में पैसा दो, जन्म प्रमाण पत्र में पैसा दो, आय प्रमाण पत्र में पैसा दो, खेती कर दाखिल खारिज करना होगा, पैसा दीजिए। बिना पैसा दिए एगो काम नहीं हो छे। और एक पर एक भ्रष्टाचार, सृजन घोटाला, 2000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार, एक दर्जन घोटाला बिहार के अंदर हुआ है इस बीच में। और इस घोटालेबाज को कौन संरक्षण दे रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? यही नीतीश जी और सुशील मोदी की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और भ्रष्टाचार नीचे ग्रास रूट में पहुंच गया। कम्युनिज्म की बात करते हैं, टॉलरेंस नहीं, मैं उस आंकड़े में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब से भाजपा की साथ इनके गठबंधन की सरकार बनी है, बिहार के अंदर सांप्रदायिक दंगों में बढ़ोतरी हुई है, सांप्रदायिक तनाव में बढ़ोतरी हुई है और नफरत की राजनीति करने वालों का मनोबल काफी बढ़ गया है। इसीलिए आज हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, नीतीश जी ने जो सपना दिखाया था कि उनके मुख्यमंत्री काल में होगा, अपराध से, भ्रष्टाचार से और संप्रदाय से, लेकिन उन्होंने घुटना टेक दिया है। इसीलिए आज पूरे बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार चलने वाली है और महागठबंधन की सरकार इसलिए साथियों, बिहार में एक बदलाव का विचारधारा देश और जनता बदलाव चाहती है। नीतीश जी ने गद्दारी किया है, जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। हम सब लोग इस बात का गवाह है कि पिछले बार 2015 के चुनाव में नीतीश जी का गठबंधन राजद के साथ था, कांग्रेस के साथ था। नीतीश जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? लालू जी ने, राजद ने, कांग्रेस ने, सोनिया जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2 वर्ष के बाद ये मुख्यमंत्री जनादेश के साथ विश्वासघात करते हुए रातों रात कैसे पीछे दरवाजे से सुशील मोदी के साथ मिल करके ये गठबंधन की सरकार बना लिए। जनादेश का अपमान, बिहार के मतदाताओं से अपमान इन्होंने किया। इसलिए घोर अवसरवादी है, बिहार की जनता ने तय कर लिया है ऐसा जो जनादेश के साथ अपमान किया, जो मतदाताओं के पीठ में झोंका होगा, जो इतने बड़े अवसरवादी हैं, सत्ता के लोग जो कहीं भी हो जा सकते हैं, ऐसे नेताओं को धूल चटाना है, बिहार की गद्दी से हटाना है। यह आज बिहार की जनता ने तय कर लिया। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माले और पूरा बाम दल बहुत ही सोच विचार करके महागठबंधन के साथ अपना रिश्ता जोड़ा।
क्योंकि यह बिहार के देश की राजनीति के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि जब तक इसे नहीं हटाया जाता, आज हमें बोलने की आजादी नहीं है। और जब हम बोलते हैं तो कॉमरेड सीताराम येचुरी का नाम चार्जशीट में डाला जाता है। कॉमरेड वीरेंद्र की बच्ची हुई है जिनका नाम दिल्ली के दंगा को भड़काने में चार्जशीट में डाला जाता है। सीपीआई की नेत्री यानी राजा का नाम उस पर डाला जाता है। और ऐसी बेगूसराय के धरती का बेटा कॉमरेड कन्हैया को देशद्रोही कहा जाता है। इसलिए भाजपा की सरकार को बिहार से हटाना, दिल्ली से हटाना आज हमारे लिए एक बड़ा राजनीतिक दायित्व हो गई है। क्योंकि हमें संविधान की रक्षा करना है, हमें लोकतंत्र की रक्षा करना है, हमें धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना है। जब देश बचेगा, जब संविधान बचेगी, धर्मनिरपेक्षता बचेगी, जब जनतंत्र बचेगा, तभी ये देश बचेगा। और इसकी रक्षा के लिए लाल झंडा महागठबंधन का हिस्सा बना है, जो राजनीतिक सामाजिक जरूरत थी बिहार के लिए। और मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि जब लाल झंडा पूरी एकता के साथ जुड़ा महागठबंधन में, बिहार की जनता में एक नया जोश पैदा हुआ है, एक नया उत्साह, एक नया भरोसा। और इसीलिए आज लाल झंडा वामपंथी को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये वामपंथी ताकतें विचारधारा पे चलने वाली ताकतें हैं। ये वो ताकतें हैं जो तीव्रता के साथ और कठोरता के साथ अपनी बातों को, अपनी नीतियों को, अपनी वैकल्पिक नीतियों को जनता के साथ ले जाते हैं। इसीलिए आज वामपंथियों पर हमला भाजपा के तरफ से ज्यादा ही निशाना बनाया जाता है। लेकिन इसकी हमें परवाह नहीं। हम बिहार के अंदर बहुत ज्यादा सीट पे नहीं लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी 4 सीटों पे लड़ रही है, सीपीआई 6 सीटों पे लड़ रही है, भाजपा वाले कुछ ज्यादा सीट पे लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया है सीट की संख्या नहीं देखेंगे, बल्कि बिहार में 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और महागठबंधन के एक उम्मीदवारों को जिताना हमारा काम है। और लाल झंडा के सिपाही लगे हुए हैं। और हमें भरोसा है बेगूसराय के पुराने इतिहास को हमें फिर से दोहराना है। बिहार के अंदर बेगूसराय में ज्यादा राजनीतिक एकता हमेशा दिखाई पड़ी है। और इस बार बेगूसराय में नारा लग रहा है कि बेगूसराय में 7 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। ये नारा बिहार के मतदाताओं को उत्साहित कर रहा है, उन्हें ताकत प्रदान कर रहा है। हमें भरोसा है मटिहानी की जनता पे। मटिहानी की जनता बहुत ही संघर्षशील जनता है। मटिहानी की जनता जरूर इस पर विचार और विमर्श करेगी। और मटिहानी में जो पूर्व विधायक है उनको कौन नहीं जानता है। जनता दल यू वो इतने अहंकार में है, उनको लगता है कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। इसलिए आज हम लोग ये चुनौती देने के लिए आए हैं। अब नहीं चलेगी, आप हारेंगे और राजेंद्र सिंह जीतेंगे। ये मैं साफ बात कहना चाहता हूँ। यह मटिहानी की जनता ने तय कर लिया है और हमें पूरा भरोसा है 3 तारीख को आप अपना बटन दबाइएगा। मटिहानी में हमारे उम्मीदवार कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद सिंह जो किसानों के नेता हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सेक्रेटेरिएट के मेंबर हैं, आप इनका चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा, कारा पर बटन बना करके भारी मतों से जिताएंगे। और अन्य इलाकों में जहां भी सीपीआई के, कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनके चुनाव चिन्ह पर भी कचिया, गेहूं की बाली पर सीपीआई के साथी कांग्रेस के उम्मीदवार बेगूसराय में है हाथ छाप। और जो हमारा राजद के साथी हैं वहां पे लालटेन पर आप बटन दबा के सारे महागठबंधन के उम्मीदवारों को आप जिताएंगे। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कांग्रेस नेता रामविलास भाई से आग्रह है वो मंच पर चले आए। आइए रामविलास बाबू। अब मैं आग्रह करूंगा मार्क्सवादी
ब्यूरो सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला नेता पूर्व सांसद कामरेड बिंदा करात आए। चूंकि एक अपील, महत्वपूर्ण अपील है कि कामरेड बिंदा जी को उनका फ्लाइट है और उनको जाना है, इसलिए इन दोनों नेता को सभा में प्रथम इनको भाषण दिलवा करके, इनका वक्तव्य सुन करके, इनका संबोधन सुनने के बाद हमारी सभा चलेगी। सारे महागठबंधन के नेता मंच पर मौजूद हैं और बेगूसराय की परिस्थिति में, बिहार की परिस्थिति में हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपसे ये अपील करेंगे कि कामरेड बिंदा करात और कामरेड अवधेश कुमार के जाने के बाद हम लोग यहाँ पूर्ववत बैठे रहेंगे। हम मटिहानी की क्रांतिकारी धरती का जो इतिहास है उसका परिचय देंगे और सभा समाप्ति के बाद ही उठेंगे। तो हम आग्रह करते हैं अपने प्रिय नेता सांसद कामरेड बिंदा करात आए और हमें संबोधित करें। कामरेड बिंदा करात को लाल सलाम, कामरेड बिंदा करात को लाल सलाम। बेगूसराय की जनता ने ललकारा है, बेगूसराय की जनता ने ललकारा है। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन की एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अभी उन्होंने ऐसे लिखा है, आप माफ करेंगे। अध्यक्ष महोदय के तमाम साथियों को मेरे प्रणाम और नमस्कार। आप माफ करेंगे कि नाम ऐसे लिखा है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी इसको। इसलिए जो तमाम नेता कल राजद के, कांग्रेस के, सीपीआई के, हमारे सीपीआई के जिला साथी यहाँ हमारे गाँव में मौजूद है, हमारे सीपीएम के तमाम नेतागण मौजूद हैं और सबके बीच है हमारे जुझारू प्रत्याशी कामरेड वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी। आप सबको मेरे नमस्कार, प्रणाम। प्रिय भाई और बहनों, आप सबका इस अवसर पर, ऐतिहासिक पल पर मैं अपने क्रांतिकारी अभिनंदन आप सबका करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस सभा के द्वारा हम कामरेड राजेंद्र प्रसाद सिंह के इस चुनाव में महागठबंधन की समर्थित प्राप्ति और हमारे नेता के रूप में समर्थन करने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये जो चुनाव है ये केवल एक व्यक्ति या एक सीट के लिए आज हम इस मंच की द्वारा वोट की मांग करने के लिए नहीं आए, क्योंकि इस बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस मध्यान्ह सीट के साथ बेगूसराय की तमाम 7 सीटों में सिंधिया सरकार की तमाम उम्मीदवारों को हराने के लिए उन्होंने शपथ ली और ये संघर्ष पूरे बिहार के अंदर एक लहर जैसी चल रही है। और इसीलिए मैं कहती हूँ एक ऐतिहासिक चुनाव है और बिहार के हर वोटर के सामने इस चुनाव के बीच 2 मुख्य सवाल खड़े हैं।
जो एनडीए के नाम पर, एनडीए का मतलब नाश करने वाली गठबंधन के नाम पर सब इकट्ठे हुए हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ जंगलात का रक्षा करने वाले, जनता की मांगों और संघर्षों को उठाने वाले, बिहार की जनता के साथ जो लूट और शोषण हुआ है उसके खिलाफ एक वैकल्पिक नीति रखने वाले महागठबंधन और महागठबंधन की तमाम 5 दलों में सीपीआईएम, सीपीआई माने, राजद, कांग्रेस और तमाम समर्थकों के बीच में एक भारी संघर्ष है। हम नेता को बदलने के लिए हैं, लेकिन नेता के साथ साथ नीति बदलने की जरूरत है। और हम ये समझते हैं कि बिहार की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, बिहार के गरीबों के साथ, बिहार के मजदूर किसानों के साथ जो भारी अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जनता ने तय कर लिया है कि वोट की माला हम जवाब देकर इस भ्रष्ट, इस लूटने वाली सरकार को हम विदाई करके हम कुर्सी से हटाएंगे और वैकल्पिक सरकार को उसका गठन हम करेंगे। नीति की हम जब बात करते हैं, हम कभी सोच नहीं सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों कि हमारे देश में हम ऐसे भी दृश्य देखेंगे। हाँ, हमें याद है, हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, देश के विभाजन के समय लाखों लोग बेघर हुए, कोई इधर गया, कोई उधर से इधर आया, सड़कों की क्या हालात थी वो हमने इतिहास के कुछ पन्नों में पढ़ा था। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं देखा कि ऐसे हालात होंगे कि हमारे अपने देश के नागरिक, हमारे अपने देश के भाई बहनों के साथ एक ऐसी दुश्मनी के आधार पर नीति अपनाई जाएगी कि लॉकडाउन के तहत जिसकी घर में, जिसकी नौकरी में, जिसकी खाने का कोई इंतजाम नहीं है, वो जब बोले कि अगर हमें मरना है इस महामारी से, हम अपनी धरती पर जाकर, अपने परिवार के बीच, अपने घरों में जाकर हम आखिरी सांस लेंगे, इतना तो मुझे अधिकार होना चाहिए कि हम अपने घर लौटे। मेरा घर कोई सीमा पार घर नहीं है, मेरा घर कोई सीमा पार देश नहीं है, मेरा घर दिल्ली से है। और उस दिल्ली के घर से अगर मैं अपने बिहार की घर पर लौटना चाहता हूँ तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? और उस समय ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरे स्पेशल पैकेज की बात तो छोड़ो, उस समय नीतीश कुमार का बयान कौन भूल सकता है? उन्होंने कहा, खबरदार कोई बिहार के लोग बिहार में वापस आए, तुम यहाँ महामारी फैलाने के लिए आ रहे हो, खबरदार तुम यहाँ आए। और मोदी ने नीतीश कुमार की बातों को सुनकर, यही मोदी है जो आज सुबह आके भाषण दे दिया है, मंदिर की बात समझा रहा है। अरे हमारे मंदिर मेरा घर
मुजफ्फरपुर की रेलवे स्टेशन में गुजरात से एक गुजरात की फैक्ट्री में काम करते फैक्ट्री बंद हो गया, अपने बच्चों के साथ वो वापस आ रही थी 1 हफ्ते, और वही गुजरात मॉडल मोदी जी का, वही गुजरात जहां उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिली, ट्रेन में किसी तरह बैठकर वापस आए घर, और उस मुजफ्फरपुर की स्टेशन में उसकी मौत हो गई। उस स्टेशन की उस प्लेटफॉर्म में वो पड़ी रही, और उसकी 4 साल का बच्चा वो चद्दर उठा रहा था माँ की, जो कफन बन गया था, वो माँ को उठाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन माँ की मृत्यु की जवाबदेही किसकी है? क्या ये मोदी की नहीं है? क्या ये नीतीश कुमार की नहीं है, जिन्होंने हर जिम्मेदारी से अपना हाथ हटाकर कहा पीछे हट गए? मैं कहती हूँ, और मैं गर्व के साथ कहती हूँ, उस भी महागठबंधन के यहाँ हमारे साथी बैठे हैं। मुझे याद है उस समय राजद की नेतृत्व, कांग्रेस की नेतृत्व, हमारे वाम दल तो थे ही थे, सबने एक साथ आवाज उठाया कि बिहार की जनता को वापस आने दो, हम उसकी जिम्मेदारी को लेंगे, हम उसकी ट्रेन की भाड़ा को देंगे। लेकिन उस मां की जो मौत हुई मुजफ्फरपुर की, आज वही इस सरकार की प्रतीक बनी हुई है कि गरीबों के लिए इस नीतीश कुमार और मोदी सरकार की, एनडीए की जो गठबंधन है, गरीबों के लिए उनका कोई स्थान नहीं है। देश भर में ऐसे छवि देश के कोने कोने में हम जानते हैं, क्यों जाते हैं? अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कौन चीज़ा चाहता है? मोदी सरकार 2014 से फिर 2019 बनी, दिल्ली में बैठी रही, बिहार के लिए एक नौकरी नहीं दी। आज मोदी जी आकर कहते हैं हम तुम्हें 19 लाख नौकरी देंगे। इससे बड़ा महान झूठ क्या हो सकता है? हम पूछते हैं कि ये नीति का विकल्प जो गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, जो देश के तमाम प्रदेशों में है, हमें गर्व है मेरे प्रिय साथियों, जहां हमारी वामपंथी जनवादी सरकार केरल के अंदर है, बिहार के हजारों की तादाद में मजदूर वहां काम करते हैं। वापस आकर बिहार में आपको जरूर बताया होगा कि केरल, जहां लाल झंडा है, एक ऐसे प्रदेश है जो पूरे तौर पर बिहार के मजदूरों का इज्जत करके पूरा देखभाल किया और पूरा इंतजाम किया वापस आने के लिए। ये नीति का अंतर है। आज उन्होंने जो वापस आए, ये आशा और उम्मीद को लेकर कि यहाँ वापस नहीं जाएंगे, हम यही काम करेंगे, लेकिन जब देखा कि यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ मनरेगा के नाम पर केवल लूट है, यहाँ मनरेगा की कार्ड बहुबली अपने पास रखते हैं, काम कोई और कर रहा है, पैसा कोई और उठा रहा है, ये बिहार का रिकॉर्ड है। ये सरकारें आके बताते हैं कि बिहार की मनरेगा की स्थिति कितना दुर्भर है। तो गांव में हमारे लिए काम नहीं, शहरों में हमारे नौजवानों के लिए काम नहीं, सारे
राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट है कि जो भी प्रदेश का साधन है, जो देश का साधन है, अगर गरीबों के लिए लगाया जाता है तो आज जो पूरे देश भर में मंदी का काला छाया फैला हुआ है उसको बदल सकते हैं। आप जानते हैं ये मोदी सरकार की उन गलत नीतियों की चलते आज हमारे देश के 3 रिकॉर्ड प्राप्त हुए। 3 रिकॉर्ड, वो क्या है? दुनिया भर में मोदी सरकार की उस नेतृत्व के कारण जितने वर्ष मोदी की सरकार है, सबसे अधिक असमानता अमीरों और गरीबों में दुनिया भर में ये मोदी सरकार का रिकॉर्ड है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर जो हर देश का आर्थिक स्थिति को नापते हैं उनका रिकॉर्ड है। तो पहला रिकॉर्ड है असमानता बढ़ा है। दूसरा रिकॉर्ड है कि हमारे देश 109 देशों में हमारा देश में सबसे ज्यादा भूख से परेशान लोग हमारे भारत की धरती पर है। आज मैं मोदी जी का भाषण में सुन रही थी, हमने कितना क्या किया। कहते हैं 8-9 महीने हमने मुफ्त में राशन दिया। अरे मोदी जी, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपने क्या मुफ्त में राशन दिया? आज आपकी गोदामों में 6 करोड़ अनाज, 6 करोड़ टन अनाज हिंदुस्तान की गोदामों में सड़ रहा है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, किसको 35 किलो अनाज मुफ्त में मिला? इस पूरे बिहार में नहीं मिला। कितना मिला? किसी को 10 किलो, किसी को 12 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में भैया मेरा अंगूठा छाप नहीं लगता है, मैच नहीं होता है, मशीन होता है। अरे नहीं, ये तो तुम्हारा अंगूठा है ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं। मोदी जी, आप नहीं जानते हैं, आप सत्ता में इतने दूर हो गए जनता से, या तो आप वहां झूठ बोलते हैं या आपकी कोई जानकारी नहीं है। इस देश के अंदर राशन प्रणाली चौपट होकर भ्रष्टाचार से प्रभावित होकर आज क्या हालात है। तो दूसरा है, आज पाकिस्तान से हम पीछे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं, भूटान से पीछे हैं, नेपाल से पीछे हैं, श्रीलंका से पीछे हैं, सबसे पीछे हैं भूखमरी के आंकड़े के आधार पर। और तीसरी बात है, कहीं दुनिया भर में इस प्रकार का रिकॉर्ड नहीं हुआ कि देश के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब जनता एक होती है अपने संघर्षों के लिए, तो कभी नहीं देखा गया कि खुद हमारे संविधान की प्रावधानों के ऊपर खुद केंद्र सरकार सबसे बड़ा हमला कर रहा है। खुद केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस, उसकी गठबंधन हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकारों पर सबसे जबरदस्त हमला हो रहा है। पूरी दुनिया में ऐसे ही नहीं है। तो ये 3 रिकॉर्ड अगर हम बिहार की धरती पर उतार के देखते हैं, गरीबी कितनी बढ़ी, कष्ट कितना बढ़ा, पीड़ा कितना है, नौजवानों की आशा और उम्मीद और सपनों के ऊपर
नौकरी नहीं, खाद चाहिए, खाद नहीं, और क्या खिलाते हैं हमें? एक जुमला के बाद दूसरा जुमला, और जो आवाज उठाए वो जाओ भैया जेल में। आप सोच सकते हो, जिन्होंने हमारे देश की आजादी की लड़ाई में कभी कोई कुर्बानी नहीं दी, कभी देश की आजादी के लिए उनका एक भी नेता नहीं रहा, आज हमारी भूख के खिलाफ लड़ाई में वो नकली राष्ट्रवाद की बातें हम लेकर आते हैं। हम साफ कहते हैं, मोदी जी हिंदुस्तान के मजदूर किसान सबसे ज्यादा देशभक्त है और उन्हीं के ऊपर आज तुम्हारा हमला है, और इसलिए समझा जाएगा कि आप ही हैं जो असली देशभक्तों के ऊपर सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं। ये हकीकत है, और उसी हकीकत ने बिहार का चुनाव मैं तो समझती हूँ, और इसीलिए मैंने कहा ये ऐतिहासिक पल है। आप सोचो, इसी मंच पर राजद के नेतृत्व में कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआईएम सब एक हो, किस लिए? ये भी हमें समझने की जरूरत है। हम नेता तो जरूर बदलेंगे, लेकिन साथ साथ नीति बदलने की संघर्ष हमें आगे हर हालत में जाना। लोग कहते हैं अरे कुर्सी तो बदली जाती है, झंडे तो बदली जाते हैं, लेकिन वो नीति तो नहीं बदलती है। लेकिन हम यहाँ इस मंच से ये दृढ़ता के साथ मैं कह सकती हूँ कि वाम दलों के साथ महागठबंधन की दलों को साथ लेकर जो सब एक हुए हैं, उसका अर्थ ही ये है कि नीति में भी हम बदलाव करेंगे। और आप इस बात को जानते हैं, क्योंकि बेगूसराय की धरती, इस पूरे जिले की धरती, इस लाल झंडे, धर्मनिरपेक्ष और जनवाद में विश्वास करने वाले शक्तियों से, कुर्बानियों से ये धरती का इतिहास है। कितने हमारे साथी शहीद हुए, कितने हमारे साथी इस सामंतशाही के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ, इस राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ, इस राजनीति में काला धन को इस्तेमाल करके लोगों का मनोबल तोड़ने के खिलाफ कितने हमारे लोग कुर्बानी दी, जेल गए, जानों को जोखिम में डाला। ये है वो बेगूसराय, और इसीलिए सबकी नजर इस जेल पर है। सभी जानते हैं कि यहाँ 7 सीटों पर पूरी उम्मीद सिर्फ नहीं, लोग इसको तय कर रहे हैं कि 7 सीटों पर आज की राजनीतिक परिवर्तन की हवा में बेगूसराय अपना रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। और उस दिन ये 3 तारीख को जब वोट होगा तो पता चलेगा कि एनडीए की लूट वाली नीति वाली सरकार समाप्त। ये बोलेगा, और इसका आज संकेत मोदी जी के भाषण से पता चला। आपको पता है, आज मोदी जी के आधा घंटा के भाषण में एक बार भी मोदी जी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार जी बहुत घोटाए हुए हैं, कोई मीटिंग में आकर जब महागठबंधन के नारा लगाते, महागठबंधन जिंदाबाद, नीतीश जी एकदम उठा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है, जाओ। अरे नीतीश जी वो जाएंगे कि आप जाएंगे, ये जनता के। और आज तो मोदी जी ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। समझ लीजिए, मोदी अपना पीछा
पता है भैया, इस सरकार के खिलाफ जब पूरा है तो भैया हम अपने को कैसे बचाएं? मोदी जी आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों की सरकार यहाँ रहकर आपके कारण इस बिहार की जनता का 2015 का जो मत था, सबसे बड़ा धोखा हुआ, गद्दारी हुई। मजदूरों के साथ धोखा, कानूनों को बदला, किसानों के साथ धोखा, काले कानून को पास करके किसानों के अधिकार को छीनने का है, और जमात के साथ धोखा, आपने जनता की मत को भी बदलने का पैसा इस्तेमाल करके आपने नीतीश कुमार की गद्दारी का साथ देकर आपने जनता के मत के साथ भी धोखा किया। इसलिए आपके इस बिहार की चुनाव के परिणाम में आपका बड़का जिम्मेदारी है, ये भी बिहार की जनता को है। इसलिए मेरे साथियों, इस बार एक साथ मिलकर जो भी बिहार के साथ अन्याय हुआ है, उसका मैसेज जब आप देंगे, वो पूरे देश की राजनीति का एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। और जो शोषण और लूट तेज हो रहा है, उसको रोकने के काम में भी आपका ये मन की भारी कीमत है। इसको भी याद रखो, याद रखो। आप एनडीए को हराएंगे, इसलिए हराएंगे क्योंकि मजदूरों के साथ धोखा हुआ, मजदूरों के अधिकारों के साथ धोखा। आप एनडीए को हराएंगे क्योंकि उनकी राज में सबसे अधिक आत्महत्या किसानों की हुई है। आप एनडीए को हराएंगे इसलिए कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार के सबसे घनौने साजिश के आधार पर सरकार ने बलात्कारियों का साथ दिया, जैसे हाथरस की दलित महिला के साथ हमने देखा। आप हराएंगे इस देश के संविधान की बचाव। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार इस इम्तिहानी सीट पर हमारे जुझारू, अनुभवी, ईमानदार, जनता के बीच रहकर लड़ने वाले, किसी गलत चीज के साथ लड़ने वाले हमारे साथी राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो हमारी एकता के आधार पर उम्मीदवार है, आप भारी मतों से उनको जिताकर भविष्य, इस जिला के भविष्य और बिहार की, नया बिहार की आवाज को आप बुलंद करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी जीत निश्चित है। जिंदाबाद। आगे थोड़ा इधर खड़े हो। अब हम समझते हैं, चलिए सवाल में बुजुर्गों और मित्रों, अब एक सवाल